बेड टाइम बायोग्राफी मार्गरेट थैचर दी ऑटोबायोग्राफी बुक समरी का भूमिका। ब्रिटेन का सबसे मुश्किल दौर। सोचिए आप सुबह उठे और गलियों में कचरे के ढेर लगे हो, दुकानों में खाना खत्म हो रहा हो और तेज आंधी तूफान से पेड़ उखड़ रहे हो। यही था ब्रिटेन का बदनाम विंटर ऑफ डिस्कंटेंट। अगले कुछ मिनटों में आप जानेंगे कि कैसे हड़तालों की एक लहर ने, बढ़ती महंगाई और एक एनर्जी क्राइसिस ने रोजमर्रा की जिंदगी को अस्त व्यस्त कर दिया था। आप देखेंगे कि क्यों सरकार के वेज कैप्स ने हर शहर में गुस्सा भड़का दिया था और क्यों कचरा उठाने वाले भी इस विद्रोह में शामिल हो गए थे। आप जानेंगे कि कैसे जनता के फ्रस्ट्रेशन ने एक नई पॉलिटिकल फोर्स के लिए रास्ता बनाया और एक ऐसे लीडर के लिए मंच तैयार किया जिसने सब कुछ बदलने का वादा किया था। ये जानने के लिए वीडियो में बने रहें कि कैसे घुटनों पर आ चुके एक देश को अपना टर्निंग पॉइंट मिला और हम उन अंधेरे तूफानी महीनों से क्या सबक ले सकते हैं। यदि आप ये पुस्तक सारांश पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं या देख रहे हैं तो कृपया अंत तक बने रहें। ये वीडियो, इसका ऑडियो और इसकी स्क्रिप्ट कॉपीराइट द्वारा संरक्षित है। बिना अनुमति के इनका पुनरुत्पादन, वितरण या पायरेट करना सख्ती से मना है और इसके लिए कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। वेलकम टू बायोग्राफी एंड मेमोir हिंदी बुक समरी एपिसोड 6। इस एपिसोड में हम जिस किताब की सामग्री का पर चर्चा करेंगे वो 2013 साल में प्रकाशित हुआ है। किताब का नाम है बेड टाइम बायोग्राफी मार्गरेट थैचर दी ऑटोबायोग्राफी। ये किताब का लेखक है मार्गरेट थैचर। बेड टाइम बायोग्राफी मार्गरेट थैचर बुक समरी का पहला अध्याय। हर मुश्किल के खिलाफ एक महिला। क्या एक किराने वाले की बेटी अपने देश को बदल सकती थी? 1974 में मार्गरेट थैचर ने अपने पति डेनिस को बताया कि वो अपनी पार्टी के लीडर पद के लिए चुनाव लड़ेंगी। उन्होंने कहा कि उनका कोई चांस नहीं है। उन्हें उनके जज्बे पर कोई शक नहीं था। वो जानते थे कि उन्होंने कितनी मेहनत की है। वो बस ये जानते थे कि हालात उनके खिलाफ थे। पहली बात, वो एक महिला थी। किसी भी बड़ी पार्टी ने कभी किसी महिला को लीडर नहीं चुना था। मार्गरेट जानती थी कि रास्ता मुश्किल था। वो पहले भी कई बाधाएं तोड़ चुकी थी। 1970 में वो एक सीनियर गवर्नमेंट रोल में आने वाली सिर्फ 5वीं महिला बनी थी। फिर भी वो सोचती थी कि क्या टॉप पद कभी किसी महिला के लिए बना भी है। जब उनसे पूछा गया कि क्या वो एक दिन देश को लीड कर सकती हैं, तो उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसी उम्मीद नहीं है। उन्हें लगता था कि पुरुष बहुत ज़्यादा बायस्ड हैं। सेक्सिज्म ही उनकी एकमात्र बाधा नहीं थी। एजुकेशन मिनिस्टर के तौर पर उन्हें बजट में कटौती करनी पड़ी। उन्होंने स्कूली बच्चों के लिए मुफ्त दूध बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि मिडिल क्लास परिवार इसके लिए पैसे दे सकते हैं, गरीब परिवारों को मदद मिलती रहेगी। लेकिन प्रेस ने उन्हें थैचर द मिल्क स्नैचर कहना शुरू कर दिया। ये लेबल उन पर चिपक गया। भले ही वो सेक्सिज्म और मिल्क स्नैचिंग को हरा देती, अगला पड़ाव स्नॉबरी था। पार्टी के सामान्य लीडर अमीर पुराने परिवारों से आते थे। वो प्राइवेट स्कूलों में जाते थे। वो लंदन के आलीशान घरों में रहते थे। कई लोगों के पास टाइटल्स थे। मार्गरेट की दुनिया अलग थी। वो ग्रांथम में अपने पिता की दुकान के ऊपर पली बड़ी थी। उन्होंने एक लोकल ग्रामर स्कूल के लिए स्कॉलरशिप जीती थी। बाद में उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की। वो एलीट लोगों की जगह थी। लेकिन उनकी जड़ें साधारण ही रहीं। क्या वो सच में उन सबको लीड कर सकती थी? सच तो ये है कि उनकी सबसे बड़ी बाधा उनकी अपनी पॉलिटिक्स थी। वो एक रेडिकल थी। कुछ लोग उन्हें डॉक्ट्रिनेयर कहते थे। उनके अक्सर अपने साथी कंजर्वेटिव से झड़प होती थी। उन्हें स्टेटस क्वो पसंद था। वो असली बदलाव चाहती थी। मार्गरेट का जन्म 1925 में हुआ था। उनके पिता ग्रांथम में एक छोटी सी दुकान चलाते थे। ये शहर नॉटिंघम से 20 मील पूर्व में था। उन्हें अपना बचपन एक खुशनुमा धुंधली याद की तरह याद था। पैसे की तंगी थी। ग्रेट डिप्रेशन और फिर युद्ध ने जीवन को मुश्किल बना दिया था। दुकान में सामान की अक्सर कमी रहती थी। फिर भी उनके माता पिता सेल्फ रिलायंस को बहुत महत्व देते थे। वो अच्छे सालों में बुरे सालों के लिए बचत करते थे। वो जानते थे कि हर पैसे का सही इस्तेमाल कैसे करना है। अक्टूबर 1943 में वो केमिस्ट्री की पढ़ाई करने के लिए ऑक्सफोर्ड पहुंची। शहर ठंडा और भव्य महसूस होता था। उसकी गलियों में कोहरा छाया रहता था। स्टेन ग्लास वाली खिड़कियां बोर्ड के पीछे छिपी हुई थी। उन्हें बॉम्बिंग से बचाने के लिए ऐसा किया गया था। खाना कम था, नहाने का पानी राशन से मिलता था। फिर भी उन्हें वहां साइंस से भी बढ़कर कुछ मिला। उनके माता पिता ने उन्हें सिखाया था कि आराम से ज्यादा आइडियाज मायने रखते हैं। ऑक्सफोर्ड बड़े आइडियाज की जगह थी। उन्होंने एक बाक क्वायर में गाना गाया। उन्होंने दूसरे स्टूडेंट्स के साथ एक स्टडी ग्रुप ज्वाइन किया। कई लोग उनके मेथडिस्ट विश्वास को साझा करते थे, लेकिन पॉलिटिक्स ने उनका दिल जीत लिया। वो कड़ी मेहनत और प्राइवेट एफर्ट में विश्वास करती थी।
ऑक्सफोर्ड में कोई भी ग्रुप इन वैल्यूज को कंजर्वेटिव से ज्यादा नहीं मानता था। उन्होंने उनकी डिबेट्स में हिस्सा लिया, उन्होंने भाषण दिए, उन्होंने 1945 के चुनाव में कैंपेन किया। ऑक्सफोर्ड में उन्होंने फ्रेडरिक हायक को भी पढ़ा। उन्होंने चेतावनी दी थी कि बहुत ज्यादा स्टेट कंट्रोल आज़ादी छीन लेगा। उन्होंने उनके आइडियाज़ को दिल से लगा लिया। जब वो 1946 में ग्रेजुएट हुई तो उनके पास एक प्लान था। वो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनेंगी। वो ब्रिटेन को और ज़्यादा आज़ादी और समृद्धि की ओर ले जाएंगी। 1945 में ब्रिटेन ने युद्ध के बाद देश को फिर से बनाने के लिए लेबर को चुना। उन्होंने इंडस्ट्रीज को नेशनलाइज किया। उन्होंने वेलफेयर स्टेट के लिए टैक्स बढ़ा दिए। कई लोगों ने इसे प्रोग्रेस के रूप में देखा। मार्गरेट ने इसमें खतरा देखा। पॉपुलर प्लान्स अपने पीछे बड़े रिस्क छिपा सकते हैं। हायक ने अपनी 1944 की किताब द रोड टू सर्फडम में यही कहा था। 1950 में उन्हें अपना पहला कैंपेन मिला। वो लंदन के ठीक बाहर एक इंडस्ट्रियल सीट डार्टफोर्ड से खड़ी हुई। ये लेबर के लिए एक सेफ सीट थी। उन्हें जीतने की उम्मीद नहीं थी। फिर भी उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी की बढ़त को कम कर दिया। उसके पास 20,000 वोटों की मेजॉरिटी थी। उन्होंने इसे घटाकर 14,000 कर दिया। इस कारनामे ने लोगों का ध्यान खींचा। उन्होंने देखा कि वो वोटर्स को अपील कर सकती हैं। उस दशक में बड़े बदलाव आए। उनकी मुलाकात एक साथी साइंटिस्ट डेनिस से हुई। उन्होंने शादी की और जुड़वा बच्चों मार्क और कैरल को जन्म दिया। 1959 में उन्होंने लंदन के फिंचली में अपनी सीट जीती। ये एक सेफ कंजर्वेटिव सीट थी। इससे पता चला कि उनका उदय असली था। वो कंजर्वेटिव साल थे। विंस्टन चर्चिल 1951 में प्राइम मिनिस्टर के रूप में लौटे। पार्टी 13 सालों तक सत्ता में रही। फिर भी उन्होंने लेबर के वेलफेयर स्टेट का अधिकांश हिस्सा बनाए रखा। उन्होंने नौकरियों और सर्विसेज को बनाए रखने का वादा किया। ये डील पोस्ट वॉर कंसेंसस बन गई। उस कंसेंसस के तहत स्टेट और मार्केट ने पावर शेयर की। फुल एम्प्लॉयमेंट एक लक्ष्य था। अगर प्राइवेट फर्म्स हायर करने में फेल हुई तो स्टेट आगे आया। वेलफेयर स्टेट बना रहा। बड़ी यूटिलिटीज पब्लिक हाथों में रहीं। पॉलिसी पर यूनियंस का दबदबा था। 2 दशकों तक ये अप्रोच काम करता हुआ दिखा। ब्रिटेन ने ग्रोथ देखी। अफोर्डेबल हाउसिंग बनने लगी। अनएम्प्लॉयमेंट कम रही। सैलरी बढ़ी। फ्रिज, टीवी, कार, यहाँ तक कि छुट्टियां भी आम हो गईं। एफ्लुएंट सोसाइटी आ चुकी थी। लेकिन 1970s की शुरुआत में दरारें दिखने लगी। ब्रिटेन की फैक्ट्रियां अपने प्रतिद्वंदियों से पिछड़ गईं। ग्रोथ रुक गई। 1973 के ऑयल क्राइसिस ने बुरी तरह प्रभावित किया। फैक्ट्रियां बंद हो गईं। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई। सरकारों ने फेल हो रही इंडस्ट्रीज में पैसा डाला। उन्होंने अपनी परेशानियों को कर्ज से छिपाया। फिर इन्फ्लेशन ने दस्तक दी। सरकार ने सैलरी पर कैप लगा दिया। वर्कर्स ने देखा कि उनकी सैलरी की वैल्यू कम हो रही है। यूनियंस ने रियल वेज कटौती स्वीकार करने से इनकार कर दिया। कोल और पावर यूनियंस ने देश को बंधक बना दिया। उन्होंने कोयले की माइनिंग रोक दी। उन्होंने रेल शिपमेंट्स को ब्लॉक कर दिया। अंधेरा छा गया। अक्सर सचमुच में जो लीडर बिजली चालू रखने में नाकाम रहे, वे तेजी से सत्ता खो देते थे। वो बार बार यूनियंस के आगे झुक जाते थे। इन्फ्लेशन बढ़ता गया। सैलरी बढ़ी। फिर इन्फ्लेशन और बढ़ गया। ये एक विशियस सर्किल था। 1974 में हड़तालों की एक लहर ने एडवर्ड हीथ की सरकार को तोड़ दिया। उन्होंने मजबूती से खड़े रहने की कोशिश की। उन्होंने पद छोड़ने से इनकार कर दिया। उनकी अपनी पार्टी ने एक वोट के लिए मजबूर किया। मार्गरेट ने अपना मौका देखा। उन्होंने यूनियन से लड़ने का वादा किया। उस वादे ने उन्हें 1975 में लीडरशिप दिला दी। डेनिस और पंडित गलत थे। वो टॉप पर पहुंच चुकी थी। 4 में 1979 को उन्होंने एक कदम और आगे बढ़ाया। वो ब्रिटेन की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर बनी। लोगों के वोटों ने बदलाव को चुना था। अब उनके सामने सबसे बड़ी परीक्षा थी। क्या वे घुटनों पर आ चुके देश को ठीक कर सकती थी? इस किताब के अगले चैप्टर में आप देखेंगे कि उन्होंने उन पुरानी मुश्किलों से कैसे निपटा। आप जानेंगे कि उन्होंने ब्रिटेन की दिशा कैसे बदली। आप देखेंगे कि किन वैल्यूज ने उन्हें प्रेरित किया। और आप खुद से पूछेंगे कि क्या वे सबक आज भी सच हैं? बेड टाइम बायोग्राफी मार्गरेट थैचर बुक समरी का दूसरा अध्याय। एक नया अध्याय शुरू होता है। कैमरों और रिपोर्टर्स की भीड़ की कल्पना कीजिए। वे डाउनिंग स्ट्रीट के सामने वाली सड़क पर भरे हुए थे। सबकी निगाहें नई प्राइम मिनिस्टर पर थीं। वे राष्ट्र के लिए उनके पहले शब्दों का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने शांत संकल्प के साथ बात की। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन टूट चुका है। उन्होंने इसे वापस जोड़ने का वादा किया। उन्होंने चेतावनी दी कि आगे कई लड़ाइयाँ हैं। उन्होंने अपनी बात सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी के एक कोट के साथ खत्म की। उन्होंने पूछा, जहाँ कलह हो क्या हम वहाँ सद्भाव ला सकते हैं?
फिर भी वो जानती थी कि सद्भाव से पहले संघर्ष आना जरूरी है। उनका पहला लक्ष्य स्पष्ट था, उन्हें बेकाबू इन्फ्लेशन को रोकना था। बहुत सारा पैसा बहुत कम सामानों के पीछे भाग रहा था, कीमतें बढ़ती जा रही थी, लोगों की बचत से पहले से कम सामान खरीदा जा रहा था। उन्होंने इस इन्फ्लेशन के दो मुख्य कारण देखे थे। पहला था इकोनॉमी में लूज मनी, इंटरेस्ट रेट्स कम थे, लोन आसानी से मिल जाते थे, स्टेट भी स्टेट रन बिजनेसेस में कैश डाल रहा था। इसका उद्देश्य ग्रोथ को बढ़ावा देना था, इसके बजाय इसने बढ़ती कीमतों को हवा दी। दूसरा कारण था बढ़ते हुए बिजनेस के कॉस्ट्स। यूनियंस ने ज़्यादा सैलरी के लिए दबाव डाला, स्टेट ने प्राइवेट इन्वेस्टर्स को बाहर कर दिया। इन दोनों ने बिजनेस के खर्चों को बढ़ाया और कीमतों को ऊपर धकेल दिया। इन्फ्लेशन से लड़ने के लिए उनकी सरकार ने साहस से कदम उठाए। उन्होंने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दिए, इससे लोन और महंगे हो गए। इसने खर्च को धीमा करने में मदद की। उन्होंने सरकारी खर्च में कटौती की। उन्होंने बड़ी पब्लिक यूटिलिटीज़ को प्राइवेट ओनर्स को बेच दिया। उन्होंने वेलफेयर बजट में भारी कटौती की। उन्होंने पाउंड की वैल्यू को भी बढ़ने दिया। इंपोर्ट सस्ते हो गए, एक्सपोर्ट्स और महंगे हो गए। इन कदमों ने इन्फ्लेशन को तो कम कर दिया, लेकिन इसकी एक कीमत चुकानी पड़ी। कई ब्रिटिश फर्म्स सब्सिडी के बिना टिक नहीं सकी, वे दिवालिया हो गईं। दूसरी कंपनियां विदेश में सामान नहीं बेच सकी, उनके सामान बहुत महंगे थे। जल्द ही 30 लाख लोग बेरोजगार हो गए। ये वर्कफोर्स का लगभग 13% था। पहली बार ब्रिटेन ने जितना बेचा उससे ज़्यादा विदेश से खरीदा। पॉपुलैरिटी गिर गई। प्राइम मिनिस्टर ये जानती थी, लेकिन उन्हें पोल से ज़्यादा अपने रास्ते पर विश्वास था। वे अपने प्लान पर टिकी रहीं। वे ये भी जानती थी कि उन्हें जल्द ही एक इलेक्शन का सामना करना है। अगला वोट उनकी किस्मत का फैसला करेगा। ये 1982 का साल था। कोई नहीं कह सकता था कि 1983 में उनका प्रदर्शन कैसा रहेगा। फिर एक अप्रत्याशित क्राइसिस ने सब कुछ बदल दिया। ये उनकी सबसे बड़ी चुनौती बन गई। ये उनकी ताकत साबित करने का मौका भी बन गया। मुसीबत 8000 मील दूर साउथ अटलांटिक में शुरू हुई। फॉकलैंड आइलैंड्स अर्जेंटीना से लगभग 300 मील पूर्व में स्थित थे। वे चट्टानी द्वीपों का एक समूह थे। उनमें से कुछ पर लोग रहते थे। सैकड़ों छोटे द्वीप खाली थे। ब्रिटिश नाविकों ने पहली बार 1690 में वहां कदम रखा था। ब्रिटेन ने 1833 में उन्हें अपने एम्पायर का हिस्सा होने का दावा किया। इसके तुरंत बाद सेटलर्स पहुंचे। उनके वंशज अभी भी वहां रहते थे। उन्होंने कहा कि वे ब्रिटिश बने रहना चाहते हैं। ब्रिटेन का दावा उनकी इच्छाओं पर टिका था। अर्जेंटीना का एक अलग नजरिया था। वे द्वीपों को लास मालविनास कहते थे। उन्होंने तर्क दिया कि उनका दावा 1833 से पहले का है। सालों तक दोनों पक्षों ने इस मुद्दे पर बहस की। बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला। 1981 की शुरुआत में अर्जेंटीना में एक कोने मिलिट्री जुंटा को सत्ता में ले आया। ये नई सरकार खुद को साहसी महसूस कर रही थी। वे अब सिर्फ बात नहीं करेंगे, वे एक्शन लेंगे। एडमिरल जॉर्ज अनाया नेवी को लीड कर रही थे। वे एक जोशीले नेशनलिस्ट थे। उन्होंने द्वीपों पर पूरे तरह से आक्रमण के लिए जोर दिया। उनका मानना था कि दुनिया उन्हें नहीं रोकेगी। अर्जेंटीना एक प्रमुख यूएस सहयोगी था। यूनाइटेड स्टेट्स कम्युनिज्म को साउथ अमेरिका से बाहर रखना चाहता था। ब्रिटेन कमजोर लग रहा था। अनाया ने सोचा कि अमेरिका विरोध तो करेगा, लेकिन अर्जेंटीना को दंडित नहीं करेगा। 1 अप्रैल 1982 को अर्जेंटीना ने हमला कर दिया। सैनिकों ने द्वीपों पर लैंड किया। उन्हें बहुत कम विरोध का सामना करना पड़ा। 2 अप्रैल की सुबह तक वे नियंत्रण में थे। लंदन इस खबर से जागा। फॉकलैंड्स अर्जेंटीना के शासन में थे। यूनाइटेड स्टेट्स ने आक्रमण की निंदा की। उन्होंने अर्जेंटीना से हटने की मांग की, लेकिन वे असली सैंक्शंस लगाने से बचते रहे। मार्गरेट थैचर की प्रतिक्रिया तेज थी। उन्होंने द्वीपों को वापस लेने की कसम खाई। उन्होंने फ्रेडरिक द ग्रेट के शब्दों को याद किया। उन्होंने कहा था कि बिना बल के डिप्लोमेसी बिना इंस्ट्रूमेंट्स के म्यूजिक की तरह है। ब्रिटेन ने द्वीपों से सब संबंध तोड़ लिए थे। अब बात करने के लिए कुछ नहीं बचा था। युद्ध ही एकमात्र विकल्प था। 5 अप्रैल को एक ब्रिटिश टास्क फोर्स रवाना हुई। 100 जहाज 25,000 नाविकों और सैनिकों को ले गए। उन्होंने समुद्र के पार दक्षिण की यात्रा की। उन्होंने लड़ाई के लिए तैयारी की। ये संघर्ष 74 दिनों तक चला। जमीन और समुद्र पर लड़ाइयाँ हुई। 14 जून को ये समाप्त हो गया। अर्जेंटीना ने सरेंडर कर दिया। इसकी कीमत बहुत बड़ी थी। 255 ब्रिटिश जाने गई। अर्जेंटीना ने 649 सैनिक खो दिए। 3 द्वीपवासी भी मारे गए। इस विजय ने ब्रिटेन के संकल्प को साबित किया। इसने नेशनल प्राइड की एक लहर पैदा की। कई लोगों को लगा कि मार्गरेट थैचर ने दुनिया में ब्रिटेन की स्थिति को फिर से स्थापित कर दिया है।
वोटर्स ने उन्हें उस मजबूत लीडर के रूप में देखा जिसकी उन्हें ज़रूरत थी। उन्होंने ग्रेट ब्रिटेन में फिर से ग्रेट जोड़ दिया। सोवियत प्रेस ने पहले ही उन्हें आयरन लेडी का नाम दे दिया था। उन्होंने 1976 में कम्युनिज्म के खिलाफ एक भाषण में इस टाइटल का इस्तेमाल किया था। अब सबने देखा कि वे इस पर खरी उतरती हैं। उनके पास मिलिट्री फोर्स और विजन था। एक दृढ़ संकल्प वाली लीडर के रूप में उनकी इमेज और मजबूत हुई। इसने उन्हें 1983 के इलेक्शन में मदद की। फॉकलैंड्स वॉर ने पब्लिक ओपिनियन को बदल दिया था। ब्रिटेन ने उन्हें एक मजबूत मैंडेट के साथ पुरस्कार दिया। अब उनके पास घर की चुनौतियों का सामना करने की पावर थी। लेकिन संघर्ष युद्ध के साथ खत्म नहीं हुआ। ये ब्रिटेन के कोल फील्ड्स में चला गया। कोयला वो ईंधन था जो कभी हर चीज़ को पावर करता था। नॉर्थ सी ऑयल के आने के बाद इसका महत्व कम हो गया। कोल सेक्टर हर साल पैसा खो रहा था। कई माइंस केवल सब्सिडी से ही अपना खर्च निकाल पाती थी। थाचर के प्लान में कोयला उत्पादन को 4 मिलियन टन कम करना शामिल था। नेशनल यूनियन ऑफ माइन वर्कर्स ने इसे एक हमले के रूप में देखा। उन्होंने कहा कि इससे कम से कम 20 कोलियारीज बंद हो जाएंगी, 20,000 से ज़्यादा नौकरियां चली जाएंगी। उनके लीडर आर्थर कारगिल ने सरकार के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। वे पहले एडवर्ड हीथ की सरकार के खिलाफ लड़ चुके थे। अब वे आयरन लेडी के खिलाफ खड़े थे। प्लान की घोषणा के दिन ही माइनर्स ने हड़ताल कर दी। यॉर्कशायर के माइनर्स सबसे पहले थे। सहानुभूति हड़तालें जंगल की आग की तरह फैल गईं। सरकार ने तैयारी कर रखी थी। उन्होंने 6 महीने के लिए पर्याप्त कोयला स्टोर कर लिया था। उन्होंने उन ट्रकर्स को काम पर रखा जो यूनियन के मेंबर नहीं थे। पावर प्लांट्स चलते रहे। हड़ताल लंबी खिंच गई। महीने बीत गए। मौसम और ठंडा हो गया। फूड बैंक्स और चैरिटी ग्रुप्स ने भोजन का आयोजन किया। माइनर्स के बीच एकजुटता गहरी थी। न्यूज़ कैमरों ने ब्लॉक्ड सड़कों का प्रसारण किया। काउंसिल वर्कर्स ने कूड़ेदानों को भरा रखा ताकि वे बहने लगे। देश ने इस ड्रामा को देखा। थाचर ने झुकने से इनकार कर दिया। वे यूनियनों को ब्रिटेन के भविष्य के लिए खतरा मानती थीं। उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर की मांग की। उन्होंने खदानों पर शांति बनाए रखने के लिए पुलिस को भेजा। झड़पें और गिरफ्तारियां हुईं। कुछ माइनर्स ने अधिकारियों से भिड़ंत की। जिंदगियां हमेशा के लिए बदल गईं। कई परिवारों को गरीबी का सामना करना पड़ा। फिर भी सरकार अपनी बात पर अड़ी रही। धीरे धीरे माइनर्स काम पर लौटने लगे। थोड़ा थोड़ा करके हड़ताल ने अपनी ताकत खो दी। 3 मार्च 1985 को नेशनल यूनियन ऑफ माइन वर्कर्स ने इसे समाप्त करने के लिए वोट दिया। हड़ताल बिना किसी बड़ी जीत के समाप्त हो गई। कारगिल सरकार पर दबाव बनाने में असफल रहे थे। माइनर्स की हड़ताल कोयले को लेकर एक लड़ाई से ज्यादा कुछ थी। ये पावर का एक टेस्ट था। 1970 और 1985 के बीच किसी भी पार्टी को नहीं लगता था कि वे यूनियन सपोर्ट के बिना शासन कर सकती है। आयरन लेडी ने उन्हें गलत साबित किया। उन्होंने दिखाया कि मजबूत लीडरशिप बड़े पैमाने की हड़तालों का सामना कर सकती है। संघर्ष दर्दनाक था, लेकिन उनका मानना था कि सच गलती से लड़ने में ही निहित है। उन्होंने सेंट फ्रांसिस की पूरी प्रार्थना का हवाला दिया। इसमें न केवल वहाँ सद्भाव मांगा गया था जहाँ कलह हो, इसमें वहाँ तथ्य भी मांगा गया था जहाँ गलती हो। उनके लिए गलती ब्रिटेन की कठोर यूनियंस और असफल स्टेट इंडस्ट्रीज में रहती थी। 1985 तक ब्रिटेन बदल चुका था। स्टेट फर्म्स अब प्राइवेट कंपनियां बन चुकी थी। कई नए मैनेजमेंट के तहत भली फूली। कोल माइंस को एक कमज़ोर भविष्य का सामना करना पड़ा। कुछ हमेशा के लिए बंद हो गई। नई इंडस्ट्रीज उठी। नॉर्थ सी ऑयल बूम जारी रहा। लंदन का फाइनेंशियल सेक्टर बढ़ा। एंटरप्रेन्योर्स को ज़्यादा आज़ादी महसूस हुई। टैक्स बदले, वेलफेयर सपोर्ट बदला। बेरोजगारी 1980 के दशक से पहले की तुलना में ज़्यादा बनी रही। फिर भी इकोनॉमी को नया जीवन मिला। अमीर और गरीब के बीच की खाई चौड़ी हो गई। इन बदलावों पर दशकों तक बहस हुई, लेकिन किसी को इस बात पर शक नहीं था कि देश ने एक नई दिशा में कदम बढ़ाया था। मार्गरेट थैचर के साहसिक कार्यों ने पीढ़ियों तक ब्रिटेन को शेप दिया। उन्होंने घर पर एक टूटे हुए राष्ट्र का सामना किया था। उन्होंने दुनिया के दूसरे कोने में एक अचानक युद्ध का सामना किया था। वे शक्तिशाली यूनियनों के खिलाफ दृढ़ रहीं। उनके संकल्प ने उनके कार्यकाल को परिभाषित किया। वे उस पुराने पोस्ट वॉर कंसेंसस से आगे बढ़ीं। उन्होंने इकोनॉमी को फिर से बनाया। उन्होंने स्टेट कंट्रोल पर इंडिविजुअल एफर्ट का समर्थन किया। वे कंपटीशन, प्राइवेट एंटरप्राइज और कम टैक्स में विश्वास करती थीं। कई उनकी सराहना करते थे, कई उनका विरोध करते थे। उनकी विरासत विजय और विवाद दोनों की बनी हुई है। जैसे ही आप किताब के इस चैप्टर पर विचार करते हैं, खुद से पूछें, एक लीडर को बदलाव लाने के लिए कितनी दूर जाना चाहिए? संघर्ष कब जायज़ है? और हितों के टकराव वाली दुनिया में सद्भाव का असली मतलब क्या है?
आयरन लेडी की कहानी हमें दिखाती है कि जवाब ढूंढना मुश्किल हो सकता है, लेकिन कभी कभी सच्चा सद्भाव कलह से सामना करने के साहस से ही पैदा होता है। बेड टाइम बायोग्राफी मार्गरेट थैचर बुक समरी का निष्कर्ष। अंतिम विदाई। आपने देखा कि कैसे माइनर्स के टकराव के बाद देश की इकोनॉमी ने ग्रोथ की। आपने जाना कि मार्गरेट थैचर ने 1987 में तीसरा इलेक्शन जीता। वोटर्स ने उनका समर्थन किया, लेकिन उनकी अपनी पार्टी असहज होने लगी। बड़ा विभाजन यूरोप को लेकर था। यूरोपियन कम्युनिटी को मेंबर्स के बीच ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था। 1980 के दशक तक कुछ लीडर्स इसे एक फेडरल यूनियन में बदलना चाहते थे। वे साझा पावर चाहते थे। उन्होंने एक सिंगल करेंसी की भी योजना बनाई। इससे कई कंजर्वेटिव्स चिंतित हो गए। मार्गरेट से पहले के लीडर ने 1973 में ब्रिटेन को ईसी में शामिल किया था। उस समय ये सही कदम लग रहा था। इससे इकोनॉमी को मदद मिली, लेकिन 1980 के मध्य तक चीजें बदल गईं। ब्रिटेन अपने दम पर अच्छा कर रहा था। ईसी के बजट में भुगतान करना बहुत महंगा लग रहा था। इसलिए 1984 में उन्होंने एक रिबेट पर रीनेगोशिएट किया और ब्रिटेन के पेमेंट्स में कटौती की। जैसे जैसे समय बीतता गया, मार्गरेट और ज्यादा सतर्क हो गईं। उन्हें चिंता थी कि ब्रुसेल्स नेशनल पार्लियामेंट से पावर छीन रहा है। उन्हें लगा कि डेमोक्रेसी हाथ से निकल सकती है। अक्टूबर 1990 के अंत में उन्होंने अपना स्टैंड लिया। उन्होंने ईसी के लिए नई योजनाओं के खिलाफ बात की। उन्होंने 3 सरल शब्दों के साथ अपनी बात खत्म की, नहीं नहीं नहीं। उनके इन कड़े शब्दों ने उनकी पार्टी में फूट डाल दी। 13 नवंबर को उनके फाइनेंस और फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर सर जेफरी होवे ने रिजाइन कर दिया। उनके भाषण ने उनके आलोचकों को हवा दी। माइकल हेजल्टाइन ने अपना मौका देखा। उन्होंने अपनी दावेदारी पेश की और उनकी लीडरशिप को चैलेंज किया। वोट 20 नवंबर को था। मार्गरेट पेरिस में एक समिट में थी। जब रिजल्ट्स आए तो उन्होंने क्लियर मेजॉरिटी नहीं जीती थी। पार्टी पर उनकी पकड़ ढीली पड़ गई। लंदन वापस आकर उन्होंने सीनियर एमपीज के साथ प्राइवेट बातचीत की। उन्होंने उनसे अपना समर्थन करने को कहा। उन्होंने नहीं किया। 22 नवंबर 1990 की सुबह उन्होंने अपने स्टाफ को बताया कि वो रिजाइन करेंगी। उन्होंने एक फाइनल कैबिनेट मीटिंग की। फिर वो अपना नोटिस सौंपने के लिए क्वीन के पास गईं। डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर उन्होंने अपने आंसू रोकने की कोशिश की। उन्होंने राष्ट्र से आखिरी बार बात की। उन्होंने कहा कि उन्हें ऑफिस में अपने 11.5 साल पर गर्व है। उनका मानना था कि वो ब्रिटेन को उस स्थिति से बेहतर स्थिति में छोड़ रही हैं जब वो आई थी। इस किताब से आपने सीखा कि कैसे मार्गरेट थैचर ने एक के बाद एक संकट का सामना किया। आपने उन्हें गहरे बदलावों के लिए जोर देते देखा। आपने उन्हें शक्तिशाली यूनियंस के खिलाफ खड़े होते देखा। आपने उन्हें घर से दूर इंटरनेशनल खतरों का सामना करते देखा। आपने उन्हें अपने विश्वास की रक्षा के लिए अपनी ही पार्टी से लड़ते देखा। आपने देखा कि असली लीडरशिप अकेली हो सकती है। आपने देखा कि बड़े बदलाव अक्सर कड़ा विरोध पैदा करते हैं। आपने देखा कि अपने विश्वासों पर टिके रहने से आपकी नौकरी जा सकती है, लेकिन आपने ये भी देखा कि कैसे हिम्मत और क्लियर विजन एक देश को नया आकार दे सकते हैं। जब आप उनके सफर के बारे में सोचते हैं तो सोचिए कि आप कौन से स्थायी सबक ले सकते हैं। हम साहसिक एक्शन और एकजुट रहने के बीच संतुलन कैसे बनाते हैं? हमें कब दृढ़ रहना चाहिए और कब हमें कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए? ताकत और भविष्य पर नजर रखते हुए लीड करने का क्या मतलब है? मार्गरेट थैचर की कहानी हमें दिखाती है कि बड़े आइडियाज मायने रखते हैं। ये हमें दिखाती है कि एक व्यक्ति देश का रास्ता बदल सकता है, लेकिन ये हमें ये भी दिखाती है कि पॉलिटिकल पावर कितनी नाजुक हो सकती है। इस बुक समरी को देखने के लिए आपका धन्यवाद। दूसरी बुक समरी भी सुने। डिस्क्लेमर: इस सामग्री की कोई भी डिजिटल कॉपी जिसे पायरेसी या बिना अनुमति डाउनलोड करके साझा यानी शेयर किया जाता है या किसी ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया जाता है, उसे कॉपीराइट कानून के अनुसार स्पष्ट अपराध माना जाएगा। पायरेसी एक गंभीर अपराध है और इसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा कॉपीराइट उल्लंघन के कारण आपके चैनल या पेज या वेबसाइट पर स्ट्राइक लगाया जा सकता है, यहाँ तक कि उसे डिलीट भी कर दिया जा सकता है। अतः कृपया पायरेसी ना करें और पायरेसी का समर्थन ना करें। इसके साथ महत्वपूर्ण जरूरी जानकारी: यह सामग्री उल्लेखित पुस्तक के संदर्भ स्रोत पर आधारित है। हालांकि इसमें मानवीय या यांत्रिक त्रुटियों के कारण कुछ अनचाही गलतियां या असंगतताएं हो सकती हैं। यदि आप कोई गलती या असंगतता पाते हैं तो कृपया हमें क्षमा करें और टिप्पणी यानी कमेंट या फिर मैसेज के माध्यम से हमें सूचित करें। यदि आप इस पुस्तक का सारांश यानी बुक समरी की सामग्री को पसंद करते हैं और पुस्तक का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो कृपया इस पुस्तक को ऑनलाइन या ऑफलाइन किताब की दुकान से खरीदकर पढ़ने का प्रयास करें। थैंक यू वेरी मच।